ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है टीनो स्वदेश पर। आप देख रहे हैं हमारा ये खास सेगमेंट मार्केट के महारथी। और निफ्टी में लगातार पांचवें सत्र में तेजी है। हालांकि तेजी काफी सीमित है, रेंज में बाजार घूम रहा है। और निफ्टी बैंक 6 सत्र की लगातार तेजी के बाद आज हो रहा है थोड़े बहुत प्रॉफिट टेकिंग का शिकार। 145 अंकों की कमजोरी है, लेकिन ध्यान रखिए कल के आखिरी घंटे के कारोबार में बाजार में हमने ऊपरी लेवल से थोड़ा बिकवाली का दबाव देखा था। अब हम अर्निंग सीजन की दहलीज पर खड़े हैं, क्योंकि कल यानी कि 9 अक्टूबर को टीसीएस के नतीजे आएंगे बाजार बंद होने के बाद, जिसका हम रिएक्शन देखेंगे परसों के सत्र में, यानी कि शुक्रवार को, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन में। हालांकि इस अर्निंग सीजन से खास उम्मीदें नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि सिल्वर लाइनिंग होती है, कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो सरप्राइज करते हैं। तो अगर सरप्राइजेज अगर आते हैं अर्निंग सीजन में, तो निश्चित तौर पर बाजार का ये जो मोमेंटम बना है, ये संभव है कि कंटिन्यू हो जाए। एक अच्छी चीज और हुई है, और वो ये कि एफआईज ने लगातार 10 सत्र की बिकवाली के बाद एक बार फिर से बाइंग की है। क्वांटम छोटा है, लेकिन बाइंग का फिगर लौटना इस बात का सूचक है कि धीरे धीरे हो सकता है कि एफआईज का कॉन्फिडेंस भारतीय बाजारों में लौटता हुआ दिखे। लेकिन एक चैलेंज भी है कि टैरिफ को लेकर, अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर क्या अरेंजमेंट बनेगी, ये अभी भविष्य की चीज है। तो आपकी रणनीति बाजार में क्या होनी चाहिए? क्या आपको ज्यादा बुलिश होना है, या फिर थोड़ा सा फूंक फूंक कर सदैवी कदमों के साथ बाजार में आगे बढ़ना है? कौन से सेक्टर और सेगमेंट अच्छे लग रहे हैं? अगर सेक्टर रोटेशन का अगर आपको बेनिफिट लेना है, तो आपका फोकस कहां पर होना चाहिए? कहां पर आप अपना वेटेज बढ़ाएं, कहां पर रिड्यूस कर लें? ये तमाम सवाल आपके मन में होंगे, और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हमारे प्लेटफॉर्म पर पहली बार जुड़ रहे हैं। तो विशेष स्वागत करेंगे विजय मंत्री फाइनेंशियल सर्विसेज के फाउंडर विजय मंत्री जी का। मंत्री जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर, पहली बार आपसे हमारे चैनल पर आपसे मुलाकात हो रही है, काफी अच्छा महसूस हो रहा है। सर, यही सवाल, अर्निंग सीजन की शुरुआत होने जा रही है, बाजार आपको कैसा लग रहा है? क्या आपको लगता है कि बाजार जो खट्टी मीठी थोड़ी कड़वी यादें हैं उसको भुलाकर आगे बढ़ने के लिए तैयार है, या फिर अभी भी जो इन्वेस्टर है उसको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए बाजार में? धन्यवाद सबसे पहले आपका और आपके सारे व्यूअर्स का, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे बुलाया। तो मेरा, जैसे मैंने ईयर बिगनिंग में ये नोट लिख के दिया था कि ये ईयर ऑफ अक्यूमुलेशन रहेगा। तो इक्विटी मार्केट में एक फेज होता है जब अक्यूमुलेशन का फेज होता है, एक होता है ड्रॉ डाउन का फेज होता है, एक होता है जबरदस्त ग्रोथ का फेज। तो अभी लगता है मुझे अगले 3 से 6 महीने अक्यूमुलेशन का फेज है। इसका मतलब आपको डरना नहीं है, आपको कंटिन्यूस बेसिस पे इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। सपोज आप एक इन्वेस्टर हो इंडिया में लॉन्ग टर्म, तो आपने इन्वेस्ट करना चालू किया और आपका पोर्टफोलियो ऐसा ऊपर जा रहा है, तो आपको ग्रोथ दिखती है पोर्टफोलियो में। लेकिन अगर वही पोर्टफोलियो बिल्डिंग फेज में ऐसा रहे, उसके बाद यहाँ पे ग्रोथ आए, तो आपका ज्यादा पैसा बनता है। लेकिन इन्वेस्टर को वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं होती, उनको पैसा डालते ही रिटर्न चाहिए। मुझे लगता है नहीं कि इस बाजार में पैसा डालते ही आपको रिटर्न आने वाला है। ये आपको टेस्ट करेगा। और आपने सही बोला कि ये जो क्वार्टरली नंबर आने वाले हैं, इनका मतलब कम है, क्योंकि जो रियल इम्पैक्ट टैरिफ का और जो भी ग्लोबल जियोपॉलिटिकल चेंजेस हुए हैं, जीएसटी के रिफॉर्म हुए हैं, उनका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट आपको अगले 2 से 3 क्वार्टर के अंदर दिखेगा। और यही कारण है कि मार्केट आपको रेंज में चल रहा है। एफआई बेच रही है, डोमेस्टिक खरीद रहा है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में अभिषेक जी, सब लोगों की मेहनत की वजह से आज इक्विटी फ्रंट लाइन एसेट हो गया है। और जब भी कोई एसेट फ्रंट लाइन होती है ना, तो वहां बड़ा ड्रॉ डाउन नहीं होता है। पिछले 1 साल में हमने हर तरह के चैलेंजेस देख लिए, लेकिन बड़ा ड्रॉ डाउन मार्केट में किसी भी सेक्टर में नहीं आया है। और मुझे लगता है नहीं कि बड़ा ड्रॉ डाउन इस मार्केट में आने वाला है। ठीक है, ये सर आपने बहुत कहा, सही कहा कि मतलब जो लोग होते हैं ना, निवेशक जो आते हैं, वो चाहते हैं कि पैसे डालें और रिटर्न फटाफट उन्हें मिलना शुरू हो जाए। सर, आप जरा बताइए, देखिए ये लंबी अवधि में ये एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है कि इक्विटी ने सारे के सारे एसेट क्लासेस को आउट परफॉर्म किया है। और एसआईपी के बेनिफिट सभी जानते हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग से भी लोग परिचित हैं कि किस तरह से वेल्थ क्रिएशन का सबसे एक पावरफुल टूल है। तो मान लीजिए कोई एसआईपी शुरू करता है, मैं एक बिल्कुल नए निवेशक के लिहाज से आपसे समझना चाह रहा हूं, एसआईपी शुरू करने के बाद जो एक्चुअल जो रियलाइजेशन होता है कि अब लोगों को एहसास होना शुरू हो जाए कि हाँ पैसे अच्छे खासे बन रहे हैं और ग्रो भी हो रहे हैं, वो कौन से साल में शुरू होता है सर? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अगर मैं सपोज 12% CAGR निकालूं, एक्स आर निकालूं एसआईपी की, तो आपने पैसा डाला तो 3 साल बाद आपको लगेगा कि जो आपका पैसा बना उसमें 80% प्लस, तो आपका पैसा 20% ही खाली गेन है।
लेकिन उस डेटा को मैं 5 साल ले जाता हूं तो मालूम पड़ा कि 37% जो टोटल पैसा बना, 37% गेन है और 63% आपका प्रिंसिपल है। लेकिन वही 7 से 10 साल के पीरियड में चला गया तो मालूम पड़ता है कि 51% इज गेन एंड 49% इज एक्चुअली कॉस्ट। और वही डेटा 15 से 20 साल का गया तो मालूम पड़ेगा कि जो आपका कॉस्ट है खाली 20%, गेन 80% हो गया। एंड यू गो लॉन्गर तो आपकी कॉस्ट का हिस्सा धीरे धीरे कम होता रहता है। तो रियल मैजिक एसआईपी के एक्चुअली 5 से 7 साल के बाद ही आता है। लेकिन क्या हुआ कि 2020 के कोविड के बाद मार्केट एक वन तरफा चला है, और बिकॉज ऑफ डिजिटल एक्सेप्टेंस और उसकी वजह से हर आदमी के पास प्रोडक्ट बहुत फास्टर पहुंच गया। तो लोग बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किए, उनका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। लेकिन ये हमेशा इक्विटी ऐसा नहीं चलता है, और एसआईपी इन्वेस्टर के लिए वेरी ऑनेस्टली सबसे बढ़िया टाइम है कि जब बाजार खराब चले। आज अभी गोल्ड की बात कर लीजिए, गोल्ड 1,22,000 हो गया है। लेकिन जिस आदमी ने 2015-16 से लेके 20 के पीरियड में गोल्ड को अक्यूमुलेट किया, तो उन्होंने बहुत बड़ा पैसा अक्यूमुलेट कर लिया। क्योंकि जब लंबे समय तक आप अक्यूमुलेशन फेज में रहते हो तो पैसा भी बड़ा लंबा आपका लगता है, और उसके बाद जो मार्केट चलता है उसमें गेन भी जबरदस्त आपको होता है। तो जिस तरह का पेशेंस हम गोल्ड में दिखाते हैं, उस तरह का पेशेंस अगर हम इक्विटी में दिखाएंगे तो आपका बहुत अच्छा पैसा बनेगा। लेकिन आपको उतना ही पेशेंस चाहिए जो गोल्ड आप लेते हो कभी बेचने के लिए नहीं लेते हो, वैसा अगर आप इक्विटी को अडॉप्ट करेंगे तो आपका ज्यादा पैसा बनेगा। विजय सर, गुड मॉर्निंग। तृप्ति उपाध्याय दिस साइड। मेरा सवाल आपसे कंजम्पशंस को लेकर है। जिस तरह से ग्लोबल अनिश्चितताएं, आर्थिक दबाव है, इसके अलावा जो मार्केट में अभी अभी कंसोलिडेशन हुआ है, उसके बावजूद इंडियन कंजम्पशन सेक्टर को आप कैसे देखते हैं? उसकी स्टेबिलिटी और ग्रोथ को कैसे देखते हैं? क्या जियोपॉलिटिकल टेंशन, टैरिफ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पर दबाव, इन सारे फैक्टर्स का लॉन्ग टर्म में कंजम्पशन सेक्टर पर कोई इम्पैक्ट होगा? अगले 6 महीने के लिए आपका क्या आउटलुक है? देखिए, इम्पैक्ट तो डेफिनेटली सेंटीमेंट पे होगा। सेंटीमेंट से लिक्विडिटी पे इम्पैक्ट आता है तो वो शॉर्ट टर्म रहेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म ये है कि हम 145 करोड़ कंज्यूमर है, हम बेगर्स नहीं, भिखारी नहीं है। तो जो कंजम्पशन का पावर आपको दिखेगा, और मैं आपको 2-3 इलस्ट्रेशन से समझाता हूं। जैसे आप क्रिकेट देखिए, आईपीएल इज द बिगेस्ट क्रिकेट फ्रेंचाइज इन द वर्ल्ड। वो क्यों हुआ? क्योंकि 145 करोड़ लोगों का पावर है। आप देखिए इंडिया का जीडीपी, वर्ल्ड जीडीपी में इंडिया का कंट्रीब्यूशन कैसे बढ़ता जा रहा है। 90 से 2000 में 6.6% वर्ल्ड जीडीपी ग्रोथ का हिस्सा था। 2000 से 2000 में 7.2 हो गया। 2011 से 20 में 12% के आसपास हो गया। 2021 से 2024 में 16% के आसपास वर्ल्ड जीडीपी का हिस्सा इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है। और अगले 5 साल में वर्ल्ड जीडीपी का 19% इंडिया कंट्रीब्यूट करेगा। तो इसका सीधा मतलब है कि 145 करोड़ लोग कंज्यूम करेंगे, और पर कैपिटा इनकम जो खाली $2800 है, वो भी करेंसी डेप्रिसिएशन के बाद, तो आपको बहुत बड़ा इंपैक्ट दिखेगा। और 145 करोड़ लोगों में अगर 10% लोग भी कंज्यूम कर रहे हैं ना, दैट इज मोर देन पॉपुलेशन ऑफ मेनी कंट्रीज। ऑलमोस्ट 90% कंट्रीज इन द वर्ल्ड, उनका पॉपुलेशन 15 करोड़ के नीचे है। तो कंजम्पशन थीम बहुत जबरदस्त चलने वाली है। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बोलता हूं, जैसे कि रियल एस्टेट अगर आप देखें तो 20 साल में सपोज रियल एस्टेट में इतनी तेजी नहीं आई है, स्टील सीमेंट में इतनी तेजी नहीं आई है। लेकिन बिल्डिंग मटेरियल प्रोडक्ट कंपनी है जो प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग, सेरामिक टाइल से इलेक्ट्रिक वायर स्विचेस है, उनके दाम 50 से 100 गुना बने हैं। तो कंजम्पशन ओल्ड जगह की जगह न्यू जगह शिफ्ट हो रहा है, और वही एक अच्छे फंड मैनेजर का दिमाग लगता है कि कहाँ कंजम्पशन मूव हो रहा है। तो मैं आपकी बात से पूरी सहमत हूं कि कंजम्पशन आउटलुक, कंजम्पशन एक्चुअली मेगा थीम है इंडिया में। बिसाइड कंजम्पशन, मैन्युफैक्चरिंग, बीएफएसआई, हेल्थ केयर और एनर्जी, ये 5 मेगा थीम है जो अगले 5 से 10 सालों में इन्वेस्टर का बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे। विजय सर, एक आखिरी सवाल है। बाजार में हमेशा नए नए थीम इमर्ज होते रहते हैं, और जो थोड़े फ्यूचरिस्टिक होते हैं निश्चित तौर पर उसमें जो अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं पैसे अच्छे खासे बनाते भी हैं। सन 2000 के आसपास हमने देखा कि डॉट कॉम बबल आया। 2007-8 में फाइनेंशियल क्राइसिस का हमने दौर देखा। 2010 में डिजिटल रेवोल्यूशन हमने आते हुए देखा। लोगों ने अच्छे खासे पैसे बनाए। अब चर्चा ये चली अमेरिका में कि शायद एआई का बबल जो है वो भी फूटने वाला है। आप जरा इस पर भी अपनी टिप्पणी दीजिए, क्या इसको आप कैसे देखते हैं? और दूसरी चीज
यहां से अब आप नई थीम कौन सी देखते हैं जो मल्टी बैगर होके लोगों को पैसे बनाने में मदद करने वाला है? देखिए, मेरे हिसाब से जैसे मैंने बोला, हेल्थ केयर बहुत बड़ा मल्टी थीम होने वाला है। वो एक्चुअली वो नैरो सेक्टर नहीं है, उसमें आपको डायग्नोस्टिक सेंटर है, हॉस्पिटल है, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सीडीएमओ, एपीआई है, अलग अलग तरह के लोग हैं। इंडियन इकोनॉमी मोर फॉर्मलाइज हो रही है, तो बीएफएसआई सेगमेंट में आपको अच्छा पैसा बनेगा। और बीएफएसआई में खाली बैंक नहीं है, आपके पास एनबीएफसी है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, गोल्ड लोन कंपनी है, आपके पास वेल्थ कंपनी है, स्टॉक एक्सचेंजेस है, सिमिलरली मैन्युफैक्चरिंग है। और कंजम्पशन कंजम्पशन का मतलब एफएमसीजी नहीं है बिल्कुल भी। तो ये चार, और एनर्जी और पावर, क्योंकि डिमांड बहुत जबरदस्त एनर्जी और पावर का बढ़ने वाला है। और एआई, जितना ज्यादा एआई की बात होगी, जितना पैसा जाएगा, उतना बड़ा आपको एयर कंडीशनिंग में, उतना बड़ा आपको जीसीसी के अंदर, उतना बड़ा पैसा आपको पावर सेक्टर, इन सेक्टर के अंदर बनेगा। तो आपको मेन, जहां एक बड़ा मेगा थीम चल रहा है एआई, अब उसके अंदर कौन सी कंपनी स्ट्रॉन्ग इमर्ज होके आएगी किसी को पता नहीं है। लेकिन वो सेगमेंट चलाने के लिए जो जो चीजों की जरूरत है, आप उनको पकड़ के रखिए। तो उसमें एनर्जी और पावर एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। और इंडिया में अगर मैन्युफैक्चरिंग बढ़नी है, तो आपको एनर्जी पावर का डिमांड बढ़ने वाला है। तो 5 बड़े मेगा थीम मेरे हिसाब से इंडिया के अंदर चलने वाले हैं, जहां इन्वेस्टर का बहुत अच्छा पैसा बनेगा। लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी कोई भी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, कोई एसेट कैटेगरी, गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट, कहीं भी आपको अंडर वैल्यूएशन नहीं दिखेगा। तो आपका पैसा होल्डिंग पीरियड से बनेगा, कोई मेगा मेगा अपटिक से आपका पैसा नहीं बनेगा। विजय सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अहम राय और अपने व्यूज़ हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस शो में इतना ही। मुझे और अभिषेक को दीजिए इजाज़त। अगला शो FNO